हेलो दोस्तों, मौर्य एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी फंसता है तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपका पर्सनली कोई क्वेश्चन हो तो भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप मेरी वीडियो बिल्कुल नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बने रहें मेरी वीडियो के अंत तक ताकि आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो टॉपिक वो ये है कि सकल निवेश, शुद्ध निवेश तथा मूल्यह्रास किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि सकल निवेश, शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास की अवधारणा के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो गाइस बात करते हैं सकल निवेश की। ठीक है, तो सकल निवेश क्या होता है? वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने के साथ साथ माल सूची, स्टॉक पर किया गया खर्च, यानी कि एक साल के अंदर अंदर, यानी कि एक साल के दौरान आपने जितने भी स्थिर परिसंपत्तियां खरीदी हैं और साथ में जो माल सूची पर आपने जो माल सूची के स्टॉक पर आपने जो पैसा खर्च किया है वो क्या आपका क्या कहलाएगा? सकल निवेश कहलाएगा। ठीक है, तो क्लियर होगा सकल निवेश क्या कहलाता है? एक वर्ष के दौरान एक उत्पादक जो स्थिर परिसंपत्तियां खरीद रहा है प्लस जो माल सूची स्टॉक पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर आपका क्या कहलाएगा? सकल निवेश कहलाएगा। तो क्लियर होगा गाइस? आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड है, हमारा जो सेकंड टॉपिक है, इसमें कहा गया है कि शुद्ध निवेश क्या होता है। तो शुद्ध निवेश के बारे में जानते हैं कि शुद्ध निवेश क्या होता है। बहुत इजी है, शुद्ध निवेश क्या होता है? तो शुद्ध निवेश सकल निवेश से स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? शुद्ध निवेश कहा जाता है। यानी कि आपने जितना सकल निवेश कर रखा है उसमें से आप स्थिर परिसंपत्ति के मूल्यह्रास को अगर आप हटा देते हो तो आपको क्या कहलाता है? यहाँ पे शुद्ध निवेश कहलाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि मूल्यह्रास क्या होता है। तो मूल्यह्रास क्या होता है? जैसे जैसे स्थिर परिसंपत्तियों का प्रयोग किया जाता है उसमें सामान्यतः टूट-फूट या आकस्मिक हानि के कारण उनके मूल्य में जो गिरावट आ जाती है उसे क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। एक उत्पादक स्थिर परिसंपत्ति यानी कि प्लांट और मशीनरी का जो इस्तेमाल कर रहा होता है, तो जैसे जैसे उसका इस्तेमाल करता जाता है वैसे वैसे उसमें सामान्यतः टूट-फूट या घिसावट या आकस्मिक हानि के कारण जो मूल्य में कमी आ जाती है उसे क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। तो गाइस आइए सिंपल शब्दों में समझते हैं कि सकल निवेश, शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास क्या होता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझते हैं। तो सकल निवेश का मतलब हो गया कि मान लो कि आपकी कंपनी में, यानी कि आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें आपने क्या करा? अपनी फैक्ट्री में आपने 1 लाख रुपए का कोई मशीनरी लेकर आते हो। ठीक है, आप 1 लाख रुपए की कोई मशीनरी लेकर आते हो। अब आप इसकी जो लाइफ है, इसकी लाइफ मान लो कि है 6 ईयर की, यानी कि 6 साल तक ये चलेगा। ठीक है, 6 साल तक इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा चलेगा, इसके बाद इसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, यानी कि इसकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 6 साल तक इसकी लाइफ है, तो उसके बाद यानी कि 6 साल बाद मुझे दोबारा से मशीनरी लेकर आनी पड़ेगी वापस 1 लाख की, तो उसके लिए मुझे दोबारा से 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया कि हर साल हम इस पे एक मूल्यह्रास अमाउंट इकट्ठा करते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि मूल्यह्रास आरक्षित कोष बना रहे हैं। इसके लिए कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने माना कि हर साल इसमें कुछ ना कुछ घिसावट या टूट-फूट की वजह से इसके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आ रही होगी। तो हमने क्या किया, हर साल 10% पर एनम के ऊपर एक इसमें मूल्यह्रास आरक्षित कोष बना लिया। अब 10% पर एनम का मतलब हो गया कि 1 लाख का 10%। तो 1 लाख का 10% कितने साल के लिए? तो 1 लाख का 10% जो होगा वो 10,000 होगा। ठीक है, और कितने साल के लिए? हम 6 साल के निकालेंगे, यानी हमारे पास जो अमाउंट हो जाएगा वो 60,000 अमाउंट हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। किसमें? मूल्यह्रास आरक्षित कोष के अंदर हमारा 60,000 अमाउंट क्या हो जाएगा? 6 साल बाद इकट्ठा हो जाएगा। अब जब 6 साल बाद ये मशीनरी हमारे लिए खराब हो जाएगी, यानी कि इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो हमें नई मशीन लेकर आनी पड़ेगी। जब नई मशीन हम 1 लाख रुपए की दोबारा हमें लेकर आनी पड़ेगी, तो 1 लाख रुपए हमें पूरे नहीं देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए पूरे हमें नहीं देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही मूल्यह्रास आरक्षित कोष बना रखा था। तो हमारे अकाउंट में, यानी कि हमारे पास एक मूल्यह्रास आरक्षित कोष इकट्ठा है कितने का? 60,000 का। ठीक है, और मुझे मशीनरी कितने की लेकर आनी है? 1 लाख की लेकर आनी है, यानी कि अब मुझे और कितना पैसा देना पड़ेगा अपनी जेब से? 40,000 रुपए मुझे और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि सकल निवेश, शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास क्या होता है। अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख जो है वो मेरा क्या कहलाएगा? सकल निवेश, यानी कि जो टोटल अमाउंट हम देते हैं ना किसी भी चीज को खरीदने के लिए, वो मेरा यहाँ पे क्या कहलाएगा? सकल निवेश कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सकल निवेश, ये मेरा टोटल अमाउंट कहलाएगा। और यहाँ पे जो मूल्यह्रास होगा वो क्या होगा मेरा? ये मेरा मूल्यह्रास होगा। जो मेरा मूल्यह्रास यानी कि जो मैंने 6 साल तक इकट्ठा किया ना पैसा 10% के हिसाब से, वो मेरा क्या कहलाएगा? मूल्यह्रास। अब इस मशीनरी को लाने के लिए इस 60,000 में मैंने क्या प्लस करा? ये 4,000 और प्लस कर दिया है, तो ये मेरा शुद्ध निवेश है जो कि मेरी जेब से और
पैसा लग गया। तो क्लियर हो गया होगा कि शुद्ध निवेश और सकल निवेश और मूल्यह्रास में क्या डिफरेंस होता है। तो हम 1 लाख की मशीन को पुनः स्थापित कर रहे हैं, तो अमाउंट हमें कुल कितना देना है, 1 लाख रुपए, यानी कि हमारा क्या कहलाएगा, सकल निवेश। उसमें मूल्यह्रास कितना शामिल है हमारे पास, 60,000, यानी कि 60,000 रुपए हमने मूल्यह्रास आरक्षित कोष से लिए हैं और 40,000 रुपए हमने अपने नगद लगाए हैं। दोनों मिलाकर हमने 1 लाख रुपए खर्च किया, दोबारा से वो मशीन जो थी पुनः स्थापित हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शुद्ध निवेश के क्या बेनिफिट होते हैं, यानी कि शुद्ध निवेश का क्या महत्व है। तो शुद्ध निवेश का महत्व क्या है, तो शुद्ध निवेश के हमारे पास कुल मिला के 4 महत्व हैं। पहला हमारा महत्व है कि शुद्ध निवेश उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप शुद्ध निवेश करते हो तो उत्पादन क्षमता को क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। कैसे हो जाती है, शुद्ध निवेश का मतलब हो गया कि आपने एक नई मशीन ले आए, ठीक है, या आपने तकनीकी में कोई परिवर्तन कर दिया, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पास उत्पादन करने के संसाधन बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्या होगा, आपकी उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा जो हमारा बेनिफिट है वो ये है कि रोजगार के अवसर सृजित करना, यानी कि जब शुद्ध निवेश होगा तो आपके पास एक नई मशीन या नई टेक्निक या नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो ऐसे में क्या होगा कि रोजगार अधिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आपके पास 5 मशीन पहले से थी, शुद्ध निवेश का मतलब होता है कि 5 मशीन आपके पास पहले है और इस साल क्या हुआ, 2 मशीन और बढ़ गई या 1 मशीन और बढ़ गई, तो जो 2 मशीन आप और नई लेकर आए हो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा, यानी कि रोजगार भी तो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा फायदा है, यानी कि शुद्ध निवेश करने से क्या होता है, हमारा रोजगार भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, श्रम की कुशलता को प्रोत्साहित करना। अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हो या कोई नई मशीनें लेकर आए हो, तो ऐसे में क्या होगा कि जो श्रम यानी कि जो मेहनत लग रही थी वो मेहनत क्या होगी, अब कम लगेगी, उत्पादन ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि मेहनत कम लगेगी, उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा, श्रम कम खर्च होगा और मशीनरी उपकरण से क्या होगा, उत्पादन आपका ज्यादा होने लग जाएगा। तो इससे श्रम की कुशलता यानी कार्य करने की जो हमारी क्षमता है वो अधिक हो जाएगी। ठीक है, कार्य करने की क्षमता हमारी अधिक हो जाएगी। चौथा प्रॉफिट, जीडीपी समृद्धि की दर को तीव्र करता है, यानी कि जीडीपी क्या हो जाएगी, बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी और उन्नत मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे में उत्पादन बढ़ जाएगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमारे कुल मिला के 4 फायदे थे जो मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद अगर कोई डाउट रहता तो प्लीज मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिखें ताकि मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकूं, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो सारी चीजें बिल्कुल सही से समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो हमारा अब अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पे ये है कि मूल्यह्रास होने के कारण क्या है। इससे पीछे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मूल्यह्रास क्या होता है, मैंने आपको सारा समझा दिया कि मूल्यह्रास क्या होता है। ठीक है, मूल्यह्रास में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें। अब मूल्यह्रास के कारण क्या है, यानी कि मूल्यह्रास किन कारणों की वजह से होता है। तो पहला कारण क्या है, पहला कारण यहाँ पे ये है कि सामान्य टूट फूट, यानी कि अगर किसी मशीन में कोई सामान्यतः टूट फूट आ जाती है, कोई इसका पार्ट घिस जाता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, उसमें मूल्यह्रास हो जाता है, यानी कि उसकी मूल्य में कमी हो जाती है, गिरावट आ जाती है। या आकस्मिक हानि का मतलब होता है कि अचानक से कोई टूट फूट हो जाना, या अचानक से कोई कमी आ जाना, या अचानक से कोई पार्ट डैमेज हो जाना, इसके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, या उस मशीन में आग लग जाना या कोई फॉल्ट हो जाना, तो आपका क्या कहलाएगा, आकस्मिक हानि कहलाएगी। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पे प्रत्याशित अप्रचलन के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग से मूल्य में होने वाली हानि। अब प्रत्याशित अप्रचलन क्या होता है, प्रत्याशित अप्रचलन का मतलब होता है कि जिस मशीनरी का आप इस्तेमाल कर रहे हो या जिस तकनीक का आप इस्तेमाल कर रहे हो अब वो चलन में नहीं है, वो चलन से बाहर हो गई है। चलन में ना होने का मतलब है कि अब उसका फैशन नहीं है, यानी कि अब उसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। जिस तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अब उसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वो प्रत्याशित अप्रचलन के कारण क्या होगा, उसके परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट आ जाती है। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या होता है, एक मूल्यह्रास हो जाता है। क्लियर है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इस समय टेक्निक किस चीज की चल रही है, मार्कर और बोर्ड की। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड और मार्कर का इस्तेमाल करो, ये नई टेक्नोलॉजी है। अभी एक नई टेक्नोलॉजी और भी आ रखी है कि हम लाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। ठीक है, लाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं या फिर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता है, तो वही नई टेक्नोलॉजी है। तो ये जो है अभी जो मैं चौक और ब्लैक बोर्ड की बात करूं तो वो मेरी क्या है, वो पुरानी तकनीक है। तो वो प्रत्याशित अप्रचलन के कारण क्या उसकी कमी होगी, नहीं क्या वो उसका इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, स्कूलों में ओनली इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा गाइस। ऐसी संपत्तियां जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्याशित अप्रचलन। ठीक है, नोट, मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है। मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि नोट में मैं हमेशा वही बातें लिखता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो वहां पे आपके सामने एक चीज लिखी होगी, स्थिर पूंजी का उपभोग, उसका मतलब होता है मूल्यह्रास। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा
कि मूल्यह्रास को हम स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं, ठीक है। अचल पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है, जो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, अचल पूंजी का उपभोग भी क्या क्या होता है, मूल्यह्रास होता है। तो प्रत्याशित अप्रचलन क्या होता है और अप्रत्याशित अप्रचलन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रत्याशित अप्रचलन के दो प्रकार हैं। प्रत्याशित अप्रचलन के दो प्रकार हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि तकनीक में क्या परिवर्तन हो गया। अगर तकनीक में परिवर्तन होने की वजह से स्थिर परिसंपत्तियां, उनके मूल्य में जब कोई कमी आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। कह रहे हैं जब स्थिर परिसंपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है तब उनके मूल्य में हानि होती है, ठीक है। उनके मूल्य में क्या होती है, हानि हो जाती है। यानी कि कह रहा है स्थिर परिसंपत्तियों का क्या हो जाता है, अप्रचलन हो जाता है। अप्रचलन का मतलब कि अब वो चलन में नहीं है, यानी कि वो पुरानी तकनीक हो चुकी है, इसके मुकाबले नई तकनीक मार्केट में आ चुकी है। तो ऐसे में क्या हो गया, पुरानी तकनीक हो गई, अब इसका चलन नहीं है, ये चलन से बाहर हो गई है। तो ऐसे में वो क्या कहलाएगा, प्रौद्योगिकी परिवर्तन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा सरकारी दफ्तरों में पहले सारा का सारा काम जो है कागज यानी पेपर वर्क होता था। अब पेपर वर्क को हटाकर कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया गया, सारा का सारा एक डेटा फीड वाला सिस्टम कर दिया है। अब एक फॉर्म आता है, सबको फॉर्म भरो और सारा का सारा कंप्यूटर में डेटा फीड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो गया है, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने की वजह से अब जो पुरानी तकनीक हमारे पास थी वो चलन में नहीं रही, ठीक है। दूसरा टॉपिक यहाँ पे हमारा है मांग में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब मांग में परिवर्तन हो जाए, यानी कि उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन हो जाएगा, तो ऐसे में भी क्या होता है, हमारी जो पुरानी तकनीक होती है, पुरानी मशीनरी होती है, वो चलन से बाहर हो जाती है। जैसे क्या कह रहे हैं कि रबड़ के जूते बनाने वाला प्लांट तब अप्रचलित हो जाता है जब रबड़ के जूते के स्थान पर चमड़े के जूते की मांग होने लगती है। यानी कि पहले हमारे पास रबड़ के जूते बनाने वाली कोई मशीनरी थी, लेकिन अब वो मशीनरी अप्रचलित हो चुकी है, यानी कि अब उस मशीन का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि अब किसकी मांग बढ़ गई, चमड़े के जूतों की मांग बढ़ गई। तो अब हम ऐसी मशीनरी लेकर आएंगे जिससे चमड़े के जूते का निर्माण हो सके, ठीक है। तो जो रबड़ के जूते की जो मशीन थी वो प्रत्याशित अप्रचलन का शिकार हो चुकी है, ठीक है। यानी कि अब उसमें उसके मूल्य में कमी आ जाएगी। अगला है हमारा अप्रत्याशित अप्रचलन। तो अप्रत्याशित अप्रचलन के भी दो कारण है, ठीक है। इसके भी दो कारण है। कौन कौन सा कारण है? पहला कारण है प्राकृतिक आपदाएं। अब प्राकृतिक आपदाओं में क्या क्या होता है, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, आग लग जाना हो गया, ठीक है। ये चीज आपकी क्या होगी, प्राकृतिक आपदाएं होगी। इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अगर आपकी परिसंपत्ति में कोई टूट फूट या हानि हो जाती है तो वो क्या होता है, आपके मूल्य में गिरावट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा यहाँ पे आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी के कारण परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य में गिरावट हो जाना। आर्थिक मंदी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे अभी आप हाल फिलहाल का हम ले सकते हैं, अभी कोरोना वायरस के चक्कर में क्या हो गया, हमारी जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ गई है। यानी कि अब आर्थिक मंदी का दौर इस समय चल रहा है। लोगों के पास कारोबार यानी कि कारोबार ठप हो चुके हैं, काम धाम नहीं रहा, ठीक है, बहुत ही कम काम धाम रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो गया, आर्थिक मंदी के लोग शिकार हो रहे हैं, उनकी परिसंपत्तियां जो है उनका बाजार में मूल्य गिर चुका है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे ये क्या हो गया, इसमें ये मूल्यह्रास कहलाएगा। तो स्थिर पूंजी का उपभोग और पूंजीगत हानि में क्या अंतर है, अब हम ये जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला अंतर बेसिकली जो है वो क्या है, उत्पादन प्रक्रिया में निरंतर प्रयोग होने के कारण स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में आने वाली कमी या होने वाली कमी को क्या बोलते हैं, हम स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। यानी कि उत्पादन की प्रक्रिया में आप निरंतर जो स्थिर परिसंपत्ति का इस्तेमाल करते रहते हो, इसकी वजह से जो उसके मूल्य में कमी आती रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो इसमें हानि होने का क्या कारण है, तो हानि होने का कारण यहाँ पे यह है, पहला सामान्यतः टूट फूट जो आप जानते हो, आकस्मिक हानि बता चुका हूँ, अप्रत्याशित अप्रचलन ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ये तीन कारण इसकी वजह से क्या होता है, इसके मूल्य में हानि आती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसे मूल्यह्रास आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यानी कि मूल्यह्रास आरक्षित कोष द्वारा से दोबारा से पुनः स्थापित किया जाता है। अब पूंजीगत हानि, तो पूंजीगत हानि में क्या कह रहा है कि स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी से है जब वह प्रयोग में नहीं होती है। यानी कि जब उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं, किसी भी स्थिर परिसंपत्ति का प्रयोग नहीं कर रहे, फिर भी उसके मूल्य में हानि हो चुकी है। ऐसा कब होता है, आप कोई प्लांट शुरू करने वाले, कोई मशीनरी लगाने वाले हो किसी जगह पे, लेकिन अभी वो काम स्टार्ट नहीं हुआ पर आप मशीनरी लेकर आ चुके हो, तो ऐसे में क्या होगा, वो मशीनरी रखे डैमेज होती रहती है, खराब होती रहती है, या उसमें जंग लगता रहता है, या कोई सामान्यतः टूट फूट होती रहती है, तो उसमें क्या होता है, पूंजीगत हानि होती है, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसमें हानि हो रही है।
अब हानि होने के क्या क्या कारण है? तो हानि होने का कारण है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़, भूकंप, ठीक है, आग लग जाना, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। दूसरा क्या है? आर्थिक मंदी, जो कि आपको बता चुका हूं कि आर्थिक मंदी के दौरान भी क्या होता है, स्थिर परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य में जो गिरावट आती है वो भी आपका क्या कहलाएगा? पूंजीगत हानि। क्योंकि हम अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ लाके हमने रख दिया है कि हम एक नया उद्योग लगाएंगे, लेकिन अभी तक लगा नहीं पाए, ठीक है। तो उस दौरान जो मशीन में घिसावट या कमी आ रही है या जंग लग रहा है, टूट फूट हो रही है, उसकी वजह से क्या हो? पूंजीगत हानि हो रही है, ठीक है। अब हानि की भरपाई के लिए स्थिर परिसंपत्तियों के बीमा द्वारा इसे प्रतिबंधित किया जाता है। यानी कि स्थिर परिसंपत्तियों को जो हमने बीमा करवा रखा है, जो हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इसकी भरपाई करती है। जैसे मान लो आग लग गई, ठीक है, भूकंप में वो खराब हो गई, ठीक है, डैमेज यानी कि दब गई, या फिर बाढ़ में खराब हो गई, तो ऐसे में क्या होगा? जो हमने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो मे बी कि गाइस क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो गाइस अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचा तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज लिखिए और साथ में कमेंट करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।